हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमय और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिमांड्स एंड रिकवरी का चैप्टर। तो डिमांड्स एंड रिकवरी में बेसिकली इस बार अब एडजुडिकेशन होगा। प्रॉपर ऑफिसर देखेंगे कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन या कोई भी पर्सन के यहाँ कितना टैक्स निकलता है, उसके बाद वो डिमांड बनेगा, उसके बाद फिर रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होगा। 2024-25 से पहले सेक्शन 73 सेक्शन 74 दो अलग अलग सेक्शन हुआ करता था डिमांड के लिए, एडजुडिकेशन के लिए। अब 2024-25 ऑनवर्ड्स मतलब 2024-25 से अब सिर्फ एक ही सेक्शन है, वो है सेक्शन 74A। तो हम लोग देखते हैं सेक्शन 74A। सेक्शन 74A क्या बोलता है? वेयर इट अपीयर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर, वेयर इट अपीयर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर दैट प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगता है, प्रॉपर ऑफिसर को अगर दिखता है कि कोई भी टैक्स जो है, एनी टैक्स हैज बीन नॉट पेड, कोई टैक्स अगर पे नहीं किया हुआ है या फिर कम पे किया हुआ है, कोई टैक्स या तो पूरा ही पे नहीं किया हुआ है या तो फिर कम पे किया हुआ है, मतलब 100 रुपए टैक्स देना था, 20 रुपए दिया हुआ है, तो 80 रुपया शॉर्ट पेड है। 100 रुपया देना था, 100 रुपया ही नहीं दिया गया, तो टैक्स नॉट पेड है। तो टैक्स नॉट पेड हो, चाहे टैक्स शॉर्ट पेड हो, चाहे कोई भी टैक्स का रिफंड गलत तरीके से लिया गया है, एरोनियस रिफंड है, रिफंड नहीं बनता है फिर भी रिफंड ले लिया गया है, ऐसा किसको लगता है? प्रॉपर ऑफिसर को लगता है। तो या फिर आईटीसी जो है गलत तरीके से अवेल किया गया है या फिर यूटिलाइज किया गया है, यहाँ पे अवेल्ड के बाद एंड यूटिलाइज नहीं है, या तो अवेलमेंट गलत है या तो यूटिलाइजेशन गलत है या दोनों गलत है, तो भी प्रॉपर ऑफिसर इसमें क्या करेंगे वो आगे देखते हैं। तो ये सेक्शन 74A कब अप्लाई होगा? जब प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि कोई भी टैक्स जो है नहीं पे किया हुआ है या फिर कम पे किया हुआ या फिर टैक्स का एरोनियस रिफंड लिया गया, या फिर आईटीसी में दो केस है, या तो गलत आईटीसी गलत अवेल किया हुआ या तो आईटीसी गलत यूटिलाइज किया हुआ, तो 5 केस है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा प्रॉपर ऑफिसर को लगता है, दिखता है, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेंगे? द प्रॉपर ऑफिसर सेल सर्व, प्रॉपर ऑफिसर एक नोटिस सर्व करेंगे उस पर्सन पे जो चार्जेबल विद टैक्स है। जरूरी नहीं हो कि वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, जो पर्सन चार्जेबल विद टैक्स है उसको प्रॉपर ऑफिसर एक नोटिस सर्व करेंगे और उस नोटिस में उसको बोलेंगे, उस पर्सन को, कि आप जो है कॉज दिखाइए, रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज एज टू वाई, क्यों आप ये पैसा नहीं देंगे, आपसे ये पैसा क्यों नहीं वसूला जाए। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेंगे? प्रॉपर ऑफिसर एक नोटिस देंगे, जो नोटिस कैसा होगा? सो कॉज नोटिस की तरह होगा, कि कारण बताओ नोटिस होगा, कि आप कारण बताइए ये पैसा आप क्यों नहीं देंगे, ये टैक्स, और इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट बनता है अंडर सेक्शन 50 और जो पेनल्टी, अभी पेनल्टी कितना क्या होगा वो आगे हम लोग देखेंगे। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेंगे? प्रॉपर ऑफिसर एक नोटिस सर्व करेंगे। किसको सर्व करेंगे? जिस पर्सन पे, जो पर्सन चार्जेबल विद टैक्स है, रजिस्टर्ड पर्सन होना कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे, रिक्वायरिंग है, उसको शो कॉज करेंगे कि आप ये पैसा, why he should not pay the amount specified in notice along with interest and penalty। तो अगर टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड या फिर एरोनियसली रिफंडेड या फिर आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज है, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेंगे? एक शो कॉज नोटिस सर्व करेंगे। नोटिस नहीं दिया जाएगा अगर 1000 रुपए से कम है, 1000 रुपए से कम का अगर टैक्स है तो उसके लिए नोटिस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, छोटा मोटा अमाउंट के लिए कितना क्या करेंगे, कब तक नोटिस दे सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस, सो कॉज नोटिस कब तक दिया जा सकता है? तो सोकॉज नोटिस कब तक दिया जा सकता है? सोकॉज नोटिस 42 मंथ्स तक दिया जा सकता है। कब तक दिया जा सकता है? 42 मंथ्स, 42 महीने तक, मतलब 3.5 साल तक सोकॉज नोटिस दिया जा सकता है। कब से ये डेट काउंट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये डेट कब से काउंट करेंगे? यहाँ पे हम लोग का 5 केस था, इसमें एक केस एरोनियसली रिफंडेड को छोड़ के, टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज का अगर केस है, तो जिस भी पीरियड का वो है, जिस भी पीरियड का है, उस पीरियड का, उस फाइनेंशियल ईयर का जो एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट होगा, वहां से 3.5 साल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अक्टूबर 24 का है, अगर अक्टूबर 24 का है, तो अक्टूबर 24 कौन से फाइनेंशियल ईयर का हुआ? 24-25 का। इसका जो GSTR 9 का ड्यू डेट होगा, एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट होगा, मतलब 31 दिसंबर 25, यहां से ये 42 मंथ्स देखा जाएगा। तो जिस भी पीरियड का है, उस फाइनेंशियल ईयर के एनुअल रिटर्न का जो ड्यू डेट होगा, उस पीरियड से देखा जाएगा, ये 42 मंथ्स रिकॉन किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। तो ये कब से देखा जाएगा? विद इन 42 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। ड्यू डेट जो होगा, जो 31 दिसंबर का अपना ड्यू डेट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर से ये टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज रिलेट करता है, उस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न का जो ड्यू डेट होगा, वहां से हम लोग 42 मंथ्स को काउंट करेंगे।
एक केस हमने अभी छोड़ दिया एरोनियस रिफंड का। अगर एरोनियस रिफंड होगा तो 42 मंथ्स कहाँ से लेंगे? डेट ऑफ एरोनियस रिफंड का। तो जब डेट ऑफ एरोनियस रिफंड है उसी डेट से हम लोग 42 मंथ्स काउंट करेंगे। यहाँ पे उस फाइनेंशियल ईयर के एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट से काउंट नहीं होगा। तो चार केस में कौन कौन टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज, ये चार केस है। तो इस चार केस में उस जो भी पीरियड का वो है उस फाइनेंशियल ईयर के एनुअल रिटर्न का जो ड्यू डेट होगा वहां से हम लोग 42 मंथ्स देखेंगे, यानी कि 3.5 साल काउंट करेंगे। तब तक सोकॉज नोटिस इशू किया जा सकता है कोई भी पीरियड का। अगर आप अक्टूबर 24 का कोई टैक्स पे नहीं किए हैं तो अक्टूबर 24 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आया? 24-25 में। तो 24-25 का जो जीएसटीआर 9 का ड्यू रेट है, मतलब 31 दिसंबर 25 से 3.5 साल तक, मतलब 26, 27, 28, 30 जून 29 तक आप सोकॉज नोटिस प्रॉपर ऑफिसर इशू कर सकते हैं। और रिफंड के केस में डेट ऑफ एरोनियस रिफंड से 42 मंथ्स। अब सोकॉज नोटिस तो इशू हो गया। सोकॉज नोटिस इशू होगा जो टैक्स पेयर है, जो कि उनको बोला गया है, जो पर्सन चार्जेबल विद टैक्स है, उनको सोकॉज नोटिस इशू किया गया है कि आप कॉज बताइए, कारण बताइए कि आपसे ये टैक्स क्यों नहीं लिया जाए। तो वो अपना रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे। उस रिस्पॉन्स सबमिट करने पे हियरिंग होगा, सब कुछ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर कब तक पास करेंगे इसका भी टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है। ये ऑर्डर कब तक इशू करेंगे? तो ऑर्डर का टाइम लिमिट है विद इन 12 मंथ्स, 12 महीना के अंदर अंदर में प्रॉपर ऑफिसर को ऑर्डर इशू कर देना है। कब तक कर देना है? 12 महीना के अंदर अंदर आप ऑर्डर इशू कर देंगे। कब से करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस। जो डेट ऑफ इशुएंस, जो आप नोटिस जिस दिन इशू किए हैं ऊपर, नोटिस कब तक इशू कर सकते थे? 42 मंथ्स तक। मान लीजिए आप 20वां महीना में ही नोटिस इशू कर दिए तो 20 महीना से और 12 महीना का आपके पास टाइम रहेगा प्रॉपर ऑफिसर के पास ऑर्डर इशू करने का। किसी कारणवश अगर ऑर्डर इशू नहीं हो किया जा सका 12 महीना के अंदर अंदर, तो 12 महीना को 6 महीना से और एक्सटेंड कर दिया जा सकता है। वो 12 महीना से पहले ही किया जाएगा, मतलब 12 महीना का टाइम अगर खत्म हो गया उसके बाद ये 6 महीना का एक्सटेंशन नहीं आएगा। तो ये 12 महीना खत्म होने से पहले 6 महीना इसको एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग। सफिशिएंट कॉज होना चाहिए कि क्यों नहीं किया गया ऑर्डर इशू 12 महीना के अंदर अंदर। तो सो कॉज कब तक इशू किया जा सकता है? 42 महीना तक। ऑर्डर कब तक इशू किया जा सकता है? ऑर्डर सो कॉज के डेट से 12 महीना तक ऑर्डर इशू किया जा सकता है। अब जो सोकॉज इशू किया गया था उसमें बोला गया था कि आपसे ये टैक्स और जो इंटरेस्ट बनता है प्लस पेनल्टी क्यों नहीं लिया जाए। तो पेनल्टी कितना डिमांड किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, ये अभी हम लोग देखेंगे। अगर टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरोनियसली रिफंडेड और आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज, ये 5 केस है। ये अगर फ्रॉड के कारण है और विलफुल मिसस्टेटमेंट के कारण है या फिर सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स के कारण है, ये तीनों चीज किस इंटेंशन से किया गया है? ताकि टैक्स का चोरी किया जा सके, टू इवेड टैक्स, टैक्स चोरी किया जा सके। अगर इस नियत से किया गया है, अगर इसमें फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स इन्वॉल्व है तो पेनल्टी अलग होगा। अगर बोनाफाइड एरर है, कहीं पे कोई फ्रॉड नहीं है, कोई विलफुल मिसस्टेटमेंट नहीं है, कोई सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं है, तो अलग प्रोविजन अप्लाई होगा। पेनल्टी का अमाउंट अलग होगा, पेनल्टी का क्वांटिफिकेशन अलग टर्म्स पे होगा। तो क्या होगा और क्या नहीं होगा? तो फ्रॉड होगा, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स। तो फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड जीएसटी एक्ट में कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया। फ्रॉड्स का जनरल मीनिंग क्या है? धोखाधड़ी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रॉड को डिफाइन किया गया है। फ्रॉड का मतलब होता है ऐसा कोई एक्ट जो इस इंटेंशन से किया जाए ताकि हम सामने वाले को डिसीव कर सकें, सामने वाले को हम धोखा दे सकें। उस इंटेंशन से अगर कोई एक्ट किया गया है तो वो फ्रॉड है। विलफुल मिस स्टेटमेंट, विलफुल, हम जानबूझ के कोई भी चीज को मिस स्टेट किए, कोई स्टेटमेंट को मिस स्टेट किए, मतलब हम जानबूझ के उसको सही नहीं बताए हैं, तोड़ मरोड़ के बताए हैं ताकि हम क्या कर पाए? टैक्स का चोरी कर पाए, टू इवेड टैक्स। और तीसरा है सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स। मैंने फैक्ट्स को बताया ही नहीं, सप्रेस कर लिया, फैक्ट्स को दबा दिया गया, फैक्ट्स को बताया ही नहीं। क्यों, किस पर्पज से नहीं बताया? ताकि टैक्स का चोरी करना है। तो फ्रॉड करके या फिर विलफुल मिसस्टेटमेंट करके या फिर सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स करके क्या करना है? टैक्स का इवेजन करना है। तो अगर ये तीनों इन्वॉल्व नहीं है तो पेनल्टी क्या होगा? पेनल्टी होगा 10% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 विच एवर इज हायर। ये किसका है? सीजीएसटी एक्ट का आपका पेनल्टी है। अगर एसजीएसटी एक्ट में होगा तो इतना सेम एसजीएसटी में होगा, और अगर आईजीएसटी एक्ट का होगा तो इसका डबल हो जाएगा, मतलब 10,000 20,000 हो जाएगा। 10% 20% नहीं हो जाएगा क्योंकि टैक्स ड्यू वहां पे डबल हो जाएगा ऑलरेडी। तो 10% ऑफ डबल ऑफ टैक्स ड्यू, तो 10% ठीक ही आएगा वो अमाउंट।
तो अगर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं इन्वॉल्व है तो पेनल्टी कितना होगा? पेनल्टी होगा 10% ऑफ टैक्स ड्यू और ₹10,000 विच एवर इज हायर। ये CGST एक्ट का सेम पेनल्टी SGST एक्ट में लगेगा। अगर IGST एक्ट का डिमांड है तो 10% ऑफ टैक्स ड्यू और ₹20,000 विच एवर इज हायर वो आ जाएगा। जो ज्यादा होगा वो लगेगा। 10% अगर ज्यादा है 10,000 से तो 10% आ जाएगा। 10,000 अगर ज्यादा है तो 10,000। मान लेते हैं 50,000 का टैक्स डिमांड है तो 50,000 का 10% होता है 5,000 और ₹10,000 विच एवर इज हायर इज इक्वल टू ₹10,000। तो यहाँ पे 10,000 हायर हो जाएगा तो 10,000 रुपए लगेगा। ये कब था? ये लोअर पेनल्टी कब इन्वॉल्व था? जब फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं था। बोनाफाइड एरर है, मैंने इनएडवर्टेंटली कर दिया पर मेरा कोई इंटेंशन नहीं है टैक्स इवेजन का, तो ये पेनल्टी अप्लाई होगा 10% ऑफ टैक्स ड्यू और ₹10,000 विच एवर इज हायर। अगर फ्रॉड इन्वॉल्व है, अगर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स इन्वॉल्व है तो टैक्स ड्यू का 100% पेनल्टी लगेगा। जितना टैक्स उतना पेनल्टी। अगर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सेपरेशन ऑफ फैक्ट नहीं है तो 10% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 और यहाँ पे सीधा 10% से 100% हो जाता है। यहाँ पे टैक्स ड्यू कितना हो जाएगा? 100%। पर ये 100% में कोई 10,000 का लिमिट नहीं है। मतलब यहाँ पे 10,000 लिमिट तो वहां पे भी नहीं है, वो हायर ऑफ है। तो यहाँ पे 10,000 हायर ऑफ में नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपका ऐसा केस रहता है 50,000 का ही अगर टैक्स है, फ्रॉड करके आपने करा है, तो इस केस में आपको 5,000 ही पेनल्टी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पूरा पूरा 5,000 लगेगा, ये सॉरी 50,000 यहाँ पे लगेगा। 100% ऑफ टैक्स ड्यू है तो जो टैक्स है वो आपका 50,000 यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगा। अगर छोटा अमाउंट होता, मान लीजिए 5,000 का ही है, तो इस केस में 5,000 ही लगता। इस केस में 10,000 हो जाता, बिकॉज 5,000 का 10% 500 और 10,000 विच एवर इज आया तो वहां 10,000 आता, तो इस केस में कम लगता। तो फ्रॉड अगर है, फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सेपरेशन ऑफ फैक्ट अगर नहीं है तो 10% ऑफ टैक्स ड्यू और ₹10,000 विच एवर इज हायर। और अगर है, फ्रॉड अगर है, विलफुल मिसस्टेटमेंट है, सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स है, तीनों में से कुछ भी है, किस लिए है? टैक्स इवेजन के लिए, तो टैक्स ड्यू का 100% लगेगा। अब टैक्स ड्यू का 100% यही लगेगा जो सोकॉस में जो टैक्स है उस पर ही लगेगा। सोकॉस से इस वाले केस में जो सोकॉस से पहले पेमेंट हो गया है उस पर कोई पेनल्टी नहीं। आगे हम लोग देखेंगे कि रेड्यूस पेनल्टी का कहाँ कहाँ पे हम लोग को फायदा मिलेगा, कब कब किस किस टाइमलाइन के अंदर अगर पेमेंट कर देते हैं तो ऊपर वाला पेनल्टी से कम पेनल्टी लगेगा, मतलब रेड्यूस्ड पेनल्टी। तो फिर से फ्रॉड और नॉन फ्रॉड केस के लिए अलग है। फ्रॉड जब भी बोल रहे हैं तो फ्रॉड के साथ विलफुल मिसस्टेटमेंट और सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स तीनों एक साथ आएगा। तो फ्रॉड अगर नहीं है, फ्रॉड अगर नहीं है तो बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस 0%, मतलब इसमें इसको 4 पार्ट में इसीलिए दिखाया गया ताकि इससे कंपेयर किया जा सके। ऐसे नॉन फ्रॉड केस में विद इन 60 डेज ऑफ कमीशन ऑफ ऑर्डर, विद इन 60 डेज ऑफ इशू ऑफ नोटिस अगर है, नोटिस के अगर 60 दिन के अंदर अंदर में आप पेमेंट कर देते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं लगता है। नॉन फ्रॉड केस में अगर नोटिस के 60 दिन के अंदर अंदर में पेमेंट कर देते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं है। उसके बाद ये वाला पेनल्टी है 10% ऑफ टैक्स ड्यू और ₹10,000। तो 60 डेज ऑफ नोटिस तक में कोई पेनल्टी नहीं है। बिफोर नोटिस भी आ गया 60 डेज के अंदर अंदर में, और आफ्टर 60 डेज भी आ गया नोटिस के 60 डेज के अंदर अंदर में। इसके बाद कभी भी करेंगे 61st डे से लेकर जब तक करिए तो आपको पेनल्टी कितना लगेगा? 10% ऑफ टैक्स ड्यू और ₹10,000 विच एवर इज हायर। नेक्स्ट केस में अगर आते हैं फ्रॉड, फ्रॉड में 4 पार्ट में दिया गया है। फ्रॉड में अगर सर्विस नोटिस सर्व होने से पहले करते हैं तो 15% पेनल्टी देना पड़ेगा, जो कि फ्रॉड है। फ्रॉड में क्या वेवर मिलेगा? ये भी मिल गया, बहुत है। तो बिफोर सर्विस अगर नोटिस सर्व होने से पहले अगर आप पेमेंट कर देते हैं इंटीमेशन के बेसिस पे या खुद के ओन असर्टेनमेंट के बेसिस पे तो 15% का पेनल्टी लगेगा। नोटिस के 60 डेज के अंदर अंदर में अगर कर देते हैं तो 25 डेज का, 25 डेज नहीं, 25% ऑफ टैक्स ड्यू का पेनल्टी लगेगा। विद इन 60 डेज ऑफ ऑर्डर अगर कर देते हैं, ऑर्डर के 60 दिन के अंदर अंदर में अगर कर देते हैं तो 50% पेनल्टी लगेगा। और ऑर्डर के 60 दिन के बाद करते हैं तो जो नॉर्मल है, ये सब कहीं पे दिया हुआ नहीं है। ये अगर आपका रेड्यूस पेनल्टी यही है 15, 25, 50 और यहाँ पे यहाँ तक रेड्यूस्ड है। तो इसके बाद जो है ये डिफॉल्ट जो ऊपर दिया हुआ था, जो प्रॉपर ऑफिसर डिमांड करेंगे कि आपको फर्स्ट केस में 10% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 विच एवर इज हायर, और नेक्स्ट केस में फ्रॉड वाले केस में 100% ऑफ टैक्स ड्यू। ये रिड्यूस पेनल्टी आपका 15, 25, 50 और यहाँ पे 60 डेज के अंदर अंदर में अगर करते हैं तो बिफोर सर्विस यहाँ पे 0%, मतलब यहाँ पे ऐसा है विद इन 60 डेज ऑफ इशू ऑफ नोटिस करते हैं तो 0%, तो ऊपर वाला भी आ गया। और उसके बाद अगर करते हैं तो वही पेनल्टी लगेगा। यहाँ पे क्या है, बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस 15%, आफ्टर नोटिस बट विद इन 60 डेज ऑफ इशू ऑफ नोटिस तो 25%,
ऑर्डर के 60 दिन के अंदर अंदर में अगर पेमेंट करते हैं तो 50% और ऑर्डर के 60 दिन के बाद करते हैं तो डिफॉल्ट जो 100% है। पेनल्टी किस में होगा? जो टैक्स इन्वॉल्व होगा। अब ये रिड्यूस पेनल्टी का जो आपको यहाँ पे 15, 25, 50 है, 100 के बदले आपको 15, 25, 50 देना है, यहाँ पे इतना के बदले आपको 0 देना है। ये तभी मिलेगा जब आप इसे स्पेसिफाइड डेट तक टैक्स, इंटरेस्ट और जो पेनल्टी बन रहा है, यहाँ तो बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ टैक्स और इंटरेस्ट अगर आप जमा करा देते हैं और यहाँ पे टैक्स इंटरेस्ट के साथ साथ ये पेनल्टी का जो भी परसेंटेज अप्लाई हो रहा है वो जमा करा देते हैं तो बेनिफिट मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है पेनल्टी। अगर सेल्फ एसेस टैक्स, कोई भी सेल्फ एसेस टैक्स है, हमने खुद अपना टैक्स एसेस किया कि मेरा इतना रुपया बनता है, मान लेते हैं 5,000 रुपया मेरा टैक्स बनता है, पर सेल्फ एसेस करके भी जमा नहीं कराया। सेल्फ एसेस करने का क्या मतलब है? मैंने जी इसमें बताया गया है कि जीएसटीआर 1 में मैंने रिपोर्ट कर दिया पर जीएसटीआर 3 में मैं टैक्स पे नहीं किया। तो जीएसटीआर 1 में क्या होता है? टैक्स का पेमेंट तो होता नहीं है, बस आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल जाता है, उसके बेसिस पे फिर हम लोग 3B फाइल करते हैं। 3B में टैक्स का पेमेंट होता है। तो सेल्फ एसेस करके जीएसटीआर 1 के हिसाब से तो टैक्स सेल्फ एसेस हो गया कि मेरा आउटवर्ड सप्लाईज पे 5,000 रुपए का टैक्स बनता है, पर नहीं दिए। या फिर दूसरा केस है अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स। किसी से हम टैक्स के नाम पे कोई पैसा कलेक्ट कर लिए और उसको 30 डेज के अंदर अंदर में जमा नहीं कराए। सेल्फ एसेस टैक्स या अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स हैज नॉट बीन पेड विद इन 30 डेज, जो ड्यू डेट था उसका पेमेंट करने का, उसके 30 दिन के अंदर अंदर में पेमेंट नहीं कराए तो पेनल्टी क्या हो जाएगा? फ्रॉड का केस तो नहीं है क्योंकि सेल्फ एसेस कर रहे हैं तो फ्रॉड कैसे है? खुद ही बता रहे हैं इतना टैक्स है, तो इसमें पेनल्टी हो जाएगा वही 10% ऑफ टैक्स ड्यू और ₹10,000 विच एवर इज हायर। पर यहाँ पे कोई रिड्यूस पेनल्टी का आपको मतलब बेनिफिट नहीं मिलेगा कि 30 डेज 60 डेज ऑफ नोटिस है तो 0%, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सेल्फ एसेस टैक्स जमा नहीं कराए या फिर अमाउंट जो टैक्स की तरह कलेक्ट किए थे वो जमा नहीं कराए, कब तक नहीं कराए? 30 डेज, मतलब जब उसका ड्यू डेट था पेमेंट करने का तब से 30 दिन के अंदर अंदर तक नहीं कराए तो पेनल्टी क्या हो जाएगा? हायर ऑफ 10% ऑफ टैक्स ड्यू और ₹10,000 विच एवर इज हायर। हायर तो पहले ही बोल दिया। अब सेपरेशन का वहां पे बात आ रहा था, फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट और सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स। तो सेपरेशन मतलब किसी फैक्ट को दबा दिए, किसी फैक्ट को नहीं बताए, तो उसमें सेपरेशन डिफाइन किया गया है कि सेपरेशन मीन, सेपरेशन का मतलब होगा नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन डिक्लेयर नहीं करना which a taxable person is required to declare in the return। जो एक टैक्स पेयर जो टैक्सेबल पर्सन को रिटर्न में, स्टेटमेंट में, रिपोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट फर्निश जो किए हैं इस एक्ट में, जीएसटी एक्ट में, रूल्स में। जीएसटी एक्ट का मतलब जीएसटी कोई एक्ट नहीं है। जीएसटी एक्ट जब भी बोला जा रहा है तो उसमें आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटी जीएसटी सबको इंक्लूड कर लेंगे। सेपरेशन का मतलब होता है कि नॉन डिक्लेरेशन, कोई फैक्ट या इंफॉर्मेशन डिक्लेयर नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था रिटर्न में, स्टेटमेंट में, कोई भी डॉक्यूमेंट जो इस एक्ट में, इस रूल्स में फर्निश किया गया है। नॉन डिक्लेयर या फेलियर टू फर्निश, या फिर कोई इंफॉर्मेशन प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा पूछा गया था वो हमने नहीं बताया, टैक्सेबल पर्सन ने नहीं बताया। तो या तो रिटर्न, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स जो इस एक्ट के अंदर भरना था उसमें वो नॉन डिक्लेयर किया, भरा ही नहीं, या फिर प्रॉपर ऑफिसर ने कुछ पूछा था उसके उसका वो इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं किया गया, तो दोनों आ जाएगा सेपरेशन में। अब सेक्शन 75 बात करता है जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। ये बताता है कुछ जनरल प्रोविजंस की जब डिटरमाइन किया जा रहा है टैक्स तो किस किस चीज का ध्यान रखा जाएगा। वेयर नोटिस और ऑर्डर इज स्टेड बाय एन ऑर्डर, फर्स्ट बोलता है कि जब कोई नोटिस या ऑर्डर को स्टे लगा दिया है कोर्ट ने या अपीलेट ट्राइब्यूनल ने, तो जो टाइम पीरियड अभी हम लोग पढ़े 42 मंथ्स का, फिर सोकॉज नोटिस से 12 महीने के अंदर अंदर, और वो 6 महीना और एक्सटेंड किया जा सकता है, उस तक आपको ऑर्डर पास करना पड़ेगा। तो ये जो है, अब इस बीच में क्या होता है, कोर्ट ने या अपीलेट ट्राइब्यूनल ने नोटिस या ऑर्डर पे स्टे लगा दिया तो इस पीरियड को वो पीरियड में काउंट नहीं करेंगे, उस 42 मंथ्स या 12 मंथ्स में ये पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा। स्टे लग गया था तो प्रॉपर ऑफिसर कैसे नोटिस या ऑर्डर इशू कर पाते? नहीं कर पाते। अब सेकंड केस बता रहा है कि चार्जेस ऑफ फ्रॉड नॉट एस्टेब्लिश, फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स में सोकॉज नोटिस इशू किया गया था प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, एडजुडिकेशन स्टेज डिमांड बनाया गया, पर जब आगे अपीलेट अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल या कोर्ट ने कंक्लूड करा कि ये नोटिस जो है सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट या सेपरेशन अगर बोला गया है तो उसको एस्टेब्लिश भी करना होगा। ये आप ऐसे ब्लाइंडली नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्रॉड है, यहाँ पे विलफुल मिस स्टेटमेंट है, या फिर यहाँ पे सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स है। सिर्फ नॉन पेमेंट होना टैक्स का या फिर
सिर्फ टैक्स का नॉन पेमेंट होने से ये मतलब नहीं है कि वहां पे फ्रॉड है, विलफुल मिसस्टेटमेंट है या सेपरेशन ऑफ फैक्ट है। अगर ये चार्ज लगाया जा रहा है कि यहाँ पे फ्रॉड है, विलफुल मिसस्टेटमेंट है या सेपरेशन ऑफ फैक्ट है, तो प्रॉपर ऑफिसर को ये एस्टेब्लिश भी करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ है। तो अगर अपीलेट अथॉरिटी, ट्राइब्यूनल या कोर्ट बोलते हैं कि ये नोटिस जो है सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि चार्ज एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, तो प्रॉपर ऑफिसर फिर से डिटरमाइन करेंगे टैक्सेबल पर्सन का टैक्स पेबल एज इफ नोटिस जो है आपका नॉन फ्रॉड केस का था, और फिर नॉन फ्रॉड केस के हिसाब से आपका पेनल्टी भी लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? पहला था क्या कि आपको जो स्टे लगता है वो स्टे का पीरियड काउंट नहीं करेंगे। सेकंड था कि आपका अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल कोर्ट अगर ये कंक्लूड करते हैं कि नोटिस सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सेपरेशन जो है एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, तो प्रॉपर ऑफिसर फिर से डिटरमाइन करेंगे नॉन फ्रॉड केस के हिसाब से। Where any order is required to be issued in pursuance, अब अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्राइब्यूनल या कोर्ट के डायरेक्शन पे अगर कुछ ऑर्डर इशू करना है तो वो 2 साल के अंदर अंदर में आप प्रॉपर ऑफिसर उसको इशू करेंगे। मान लीजिए मैं किसी हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट के हिसाब से अब एक ऑर्डर इशू होना, हाईकोर्ट ने रिमांड पे भेज दिया प्रॉपर ऑफिसर को कि आप फिर से री एडजुडिकेट करिए और फिर से देखिए कैसे क्या है। तो अब जो हाईकोर्ट ने रिमांड पे भेजा है, तो इस हाईकोर्ट के रिमांड, हाईकोर्ट के ऑर्डर के 2 साल के अंदर अंदर में प्रॉपर ऑफिसर इसको एडजुडिकेट करके अपना ऑर्डर पास करेंगे। अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग शैल बी ग्रांटेड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये एकदम मस्ट है अगर ऑर्डर पास किया जा रहा है तो। आपका इसका मतलब यही है क्या कि लेट द अदर साइड बी हर्ड, दूसरे साइड को आप हर्ट बिना जाने, बिना समझे, बिना उनसे पूछे उनके खिलाफ ऑर्डर पास मत करिए। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देंगे अगर उनसे कोई रिक्वेस्ट मिला है राइटिंग में, या फिर उसके खिलाफ कोई एडवर्स डिसीजन पास किया जा रहा है। सामने वाले ने, जिसके जो पर्सन के अगेंस्ट में आप ऑर्डर पास कर रहे हैं, उन्होंने राइटिंग में रिक्वेस्ट दिया है कि मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाए, मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाए, मुझे सुना जाए। या फिर उसके उन्होंने राइटिंग में तो नहीं दिया है पर उनके उनके खिलाफ ये डिसीजन पास किया जा रहा है, ये जो डिसीजन, ये ऑर्डर आप पास कर रहे हैं ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है, तो उनको सुना जाएगा। तो 2 केस है, या तो उन्होंने रिटन में एक रिक्वेस्ट जमा किया है कि मुझे सुना जाए, नहीं भी किया है, अगर उनके ये डिसीजन, ये ऑर्डर अगर उनके एडवर्स है तो फिर उनको सुना जाएगा। अगर प्रॉपर अगर वो आते हैं, अगर जो रजिस्टर्ड जो टैक्सेबल पर्सन है, जो पर्सन चार्जेबल विद टैक्स है, वो बोलते हैं कि मुझे जो है आप थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे एडजर्न थोड़ा टाइम चाहिए, तो वो टाइम दे सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर उनको, और वो हियरिंग को एडजर्न कर लेंगे। मान लीजिए आज आते हैं, बोलते हैं मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सर, मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए, तो 1 महीने का टाइम उनको अलाउ करेंगे। अगर सफिशियंट कॉज है तो प्रॉपर ऑफिसर अलाउ करेंगे। एडजर्नमेंट 3 बार से ज्यादा नहीं होगा। एडजर्नमेंट जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जो हियरिंग का जो नोटिस है उसका हियरिंग का एडजर्नमेंट 3 बार से ज्यादा नहीं होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी डिमांडेड इन द ऑर्डर शैल नॉट बी एक्सेस। जो नोटिस में, जो सोकॉज नोटिस में टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी सर आपने डिटरमाइन करा था, आपने एलिस करा था, जिसके अगेंस्ट में मुझे पूछा गया था कि कारण बताने के लिए कि क्यों नहीं लिया जाए, उससे ज्यादा सर ऑर्डर में नहीं हो सकता है। टैक्स जो टैक्स एलीज किया गया था सोकॉज नोटिस में, उससे ज्यादा ऑर्डर में डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। तो अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी सोकॉज नोटिस से, जो ऑर्डर जो है सोकॉज नोटिस से ज्यादा ट्रेवल नहीं करेगा, बस इसका यही बात है। बस अमाउंट में ही नहीं, ग्राउंड्स के टर्म्स में भी, जिस ग्राउंड में जो है सोकॉज नोटिस में जो ग्राउंड्स के बेसिस पे एलिज किया गया है कितना रुपए का टैक्स डिमांड बनता है, उससे ज्यादा ऑर्डर में डिटरमाइन नहीं होगा उस ग्राउंड्स के अलावा। तो अमाउंट अमाउंट में भी ठीक है, पर ग्राउंड्स भी आप अलग नहीं ले सकते। अगर आप आईटीसी का डिमांड बोल रहे हैं कि आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड है सेक्शन 16 2C के हिसाब से अगर है, तो फिर आप ऑर्डर में सेक्शन 16 2B नहीं लगा सकते हैं सर, बिकॉज वो फिर अलग अलग ग्राउंड हो जाएगा। तो आईटीसी इनएलिजिबल आप बोल रहे हैं कि सेक्शन 16 2C में टैक्स हैज नॉट बीन पेड टू द क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट है। ऑर्डर में आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आपका गुड्स रिसीव नहीं हुआ, या फिर आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, तो अब वो आप नहीं बोल सकते। ठीक है, ये प्रॉपर ऑफिसर के लिए है, तो ये एक बेनिफिट है टैक्स पेयर्स को। इंटरेस्ट जो है सर, इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट का ऐसा लाइबिलिटी है जो टैक्स पे ऑटोमेटिक है सर, उसमें अगर प्रॉपर ऑफिसर वो डिटरमाइन करते हैं नहीं करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको पे करना है। अगर उसमें टैक्स का डिमांड है तो इंटरेस्ट पे करना अगर बनता है।
जो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड बताया गया उसके अगर अंदर में ऑर्डर नहीं इशू किया गया तो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स को मान लिया जाएगा कंक्लूड हो गया, उसके बाद वो नहीं कर सकते हैं। तो शोकॉज नोटिस के 12 महीना के अंदर अंदर ऑर्डर करना है, प्लस 6 महीना एक्सटेंडेड है। उसके अगर अंदर अंदर में ऑर्डर इशू नहीं किया जाता है तो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स को मान लिया जाएगा कि कंक्लूड हो गया और अब कुछ नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ असेस टैक्स वाला जो हम लोग देखे थे कि 10% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 विच एवर इज हायर लगेगा, ये क्या है एक बार हम लोग देखते हैं। अगर वेयर एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द रिटर्न, रिटर्न में हमने दिखा दिया कि मेरा सेल्फ असेस टैक्स होता है पर हमने पे नहीं किया। 3B में ये पॉसिबल नहीं है कि दिखा दिया और पे नहीं किया। ये क्या है सर? ये मतलब जैसे GSTR 1 में हमने दिखा दिया, वहां पे टैक्स का पेमेंट नहीं होता और 3B में पे नहीं किया, तो इस अमाउंट का रिकवरी डायरेक्ट हो सकता है सेक्शन अंडर सेक्शन 79। पर इसके लिए एक अभी क्या है, इसका डायरेक्ट रिकवरी नहीं है। इसके लिए एक आपका रूल है और एक फॉर्म है कि आपको इसमें कम्युनिकेट किया जाएगा कि आपका R1 इतना ज्यादा है, आपका 3B, तो आप रिस्पॉन्स दीजिए या फिर जवाब दीजिए कि क्यों है, या तो पे कर दीजिए या रिस्पॉन्स दीजिए कि क्यों मेरा शॉर्ट पेड है। कुछ रिकंसिलिएशन डिफरेंस है तो अलग बात है। तो इस अमाउंट को डायरेक्ट रिकवर किया जा सकता है। जो सेल्फ असेस टैक्स है, जो हम खुद ही बोल रहे हैं कितना टैक्स हमको देना है, तो उसके लिए फिर से अलग से क्या नोटिस दिया जाएगा, उसका रिकवरी डायरेक्ट हो सकता है और उस पर कोई इंटरेस्ट अगर बनता है तो उसका भी रिकवरी डायरेक्ट हो सकता है। सेल्फ असेस टैक्स का मतलब, सेल्फ असेस टैक्स में ये भी इंक्लूड होगा कि जो GSTR 1 में दिखा दिए हैं पर 3B में पे नहीं किए। अगर सेक्शन 74A में कोई पेनल्टी इम्पोज किया जाता है तो दूसरे किसी सेक्शन में पेनल्टी इम्पोज नहीं किया जाएगा। जो ऑर्डर पास किया जाएगा वो एक स्पीकिंग ऑर्डर होगा। वो ऑर्डर डिटेल्ड ऑर्डर होना चाहिए, उसमें रीजनिंग होना चाहिए कि क्यों ये ऑर्डर पास किया, क्यों ये डिमांड कंफर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट केस है कि टैक्स कलेक्ट कर लिए पर सरकार को पेमेंट नहीं किए। कोई भी टैक्स किसी भी तरीके से आप कलेक्ट करते हैं, चाहे वो सप्लाई टैक्सेबल था नहीं था, अगर टैक्स के नाम पे कुछ कलेक्ट किया गया है तो आप गवर्नमेंट को पे कर दीजिए। पे कर देना ही है, कोई टैक्स का पैसा आप नहीं रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सप्लाई था जो एग्जाम था, जिसपे टैक्स था ही नहीं, टैक्स था ही नहीं, फिर भी अगर आप कलेक्ट कर लिए हैं तो आपको सरकार को उसको जमा करा देना है। एवरी पर्सन हु हैज कलेक्टेड फ्रॉम एनी पर्सन, कोई भी अमाउंट अगर आप दूसरे से कलेक्ट किए हैं एज टैक्स, GST एक्ट में, GST एक्ट मतलब CSI जो भी एक्ट है, एंड हैज नॉट पेड द सेड अमाउंट टू द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट को जमा नहीं कराए तो तुरंत आप गवर्नमेंट को जमा करा दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जिस सप्लाई के अगेंस्ट में वो टैक्स कलेक्ट किया गया है वो टैक्सेबल है या नहीं है। वो सप्लाई टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर टैक्स के नाम पे कोई पैसा लिया गया है तो गवर्नमेंट को जमा करा दीजिए। अगर जमा नहीं कराते हैं तो आपको एक शो कॉज नोटिस सर्व किया जाएगा, आपको अमाउंट ड्यू डिटरमाइन किया जाएगा और उसके बाद आप जो भी रिप्रेजेंटेशन अपना देंगे, रिस्पॉन्स देंगे, उसके बाद आप पे अमाउंट ड्यू कितना है वो कैलकुलेट करके प्रॉपर ऑफिसर डिटरमाइन करेंगे और आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कब से? जब से आपने कलेक्ट किया है टिल द डेट जब आप पेमेंट कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा अगर आपने रिक्वेस्ट करा है तो। स्पीकिंग ऑर्डर कब तक पास किया जाएगा? 1 साल के अंदर अंदर में यहाँ पे ऑर्डर पास किया जाएगा। कब? डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, जब नोटिस इशू किया गया है उससे 1 साल के अंदर अंदर में आपको ऑर्डर पास किया जाएगा कि कितना अमाउंट आप पे बनता है। बाद में मान लीजिए टैक्स कलेक्ट किया था, पे कर दिया, पता चला सप्लाई टैक्सेबल था, तो सप्लाई पे जितना टैक्स बनता है उसमें वो अमाउंट एडजस्ट कर लिया जाएगा। अब सप्लाई टैक्सेबल नहीं था, एग्जाम सप्लाई के अगेंस्ट में टैक्स कलेक्ट कर लिया था, सरकार को दे दिया। अब जो आदमी एक्चुअली वो टैक्स का बर्डन बियर किया था, जो इंसिडेंस बियर किया था, वो उसका रिफंड ले सकता है। क्योंकि सप्लाई तो टैक्सेबल था ही नहीं, उस पर तो टैक्स बनता ही नहीं था। तो जो वो बर्डन बियर किया, जो इंसिडेंस बियर किया उस टैक्स का, द पर्सन हु हैज borne द इंसिडेंस ऑफ द अमाउंट मे अप्लाई फॉर रिफंड, वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो कोई भी टैक्स आप किसी भी नाम से लेते हैं वो सरकार को आपको जमा करा देना है। टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड, अब इस बार दूसरा चीज है, इस बार है टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड। टैक्स टैक्स जो है गलत तरीके से कलेक्ट कर लिया गया। गलत तरीके से नहीं मतलब गलत हेड में टैक्स कैलकुलेट कर लिया गया। टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड एंड पेड टू CG और SG, टैक्स हमने गलत हेड में ले लिया और सरकार को जमा भी करा दिया। ए रजिस्टर्ड पर्सन, और रजिस्टर्ड पर्सन क्या किया, वो CGST और SGST जो है पे कर दिया। कौन से सप्लाई पे? कोई एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो उसको लगता था कि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इंट्रा स्टेट सप्लाई में हम लोग देखते हैं कि CGST और SGST लगता है या CGST और UTGST लगता है, जैसा केस है।
इंट्रा स्टेट क्या था, जहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में था, वो इंट्रा स्टेट, वहां सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता था। पर ऐसा हमको लग रहा था कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है और उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी मैंने सरकार को अपने जीएसटीआर 3B में जैसे भी सरकार को पे कर दिया। बाद में पता चला कि इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं, आईजीएसटी लगना चाहिए, या उल्टा, मतलब आईजीएसटी हमने पे कर दिया ऐसा सोच के कि वो सप्लाई जो है इंटर स्टेट सप्लाई है, मतलब उस पे आईजीएसटी लगेगा ऐसा सोच के आईजीएसटी कलेक्ट करके आईजीएसटी पे कर दिया। बाद में पता चला नहीं नहीं, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई, इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी होना चाहिए। तो आईजीएसटी करना था, सी और एस कर दिए, या सी और यूटी जीएसटी कर दिए, या सी जीएसटी करना था, आईजीएसटी कर दिए। दोनों में से कोई भी केस में आपको क्या करना होगा, जो सही हेड है उसमें आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा, और इन जो गलत आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। तो अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी करना था, आईजीएसटी कर दिए, तो आईजीएसटी का आप रिफंड के लिए अप्लाई कर दीजिए और सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दीजिए। अब चूंकि टैक्स का डिलेड पेमेंट हो रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का डिलेड पेमेंट हो रहा है, तो इस पे आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, बिकॉज आपने तो सरकार के यहाँ पैसा जमा करा ही दिया था, गलत हेड में जमा हो गया, उस इसके कारण बस आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप फिर से करेक्ट हेड में जमा करा दीजिए और इनकरेक्ट हेड का रिफंड ले लीजिए। क्लियर है? यहाँ पे आपका करेक्ट हेड का रिफंड मिल जाएगा। करेक्ट हेड में आपको टैक्स जमा कराना है, इनकरेक्ट हेड का आपको रिफंड मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपना डिमांड्स का चैप्टर, डिमांड का जो पोर्शन है पूरा पूरा खत्म हो गया। मेन इसमें एडजुडिकेशन सेक्शन 74A ही था, इसमें क्वेश्चंस आता ही आता है एग्जाम में। उसके बाद अब रिकवरी स्टार्ट होगा। रिकवरी का प्रोविजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रिकवरी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसको आज ही हम लोग अभी देख लेंगे। उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चंस के तरफ एक दो क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 8 आईसीआई का स्टडी मटेरियल का। अनंत एंड कंपनी सेल्फ असेस्ड एट सीजीएसटी लायबिलिटी एज 90,000। सीजीएसटी लायबिलिटी असेस किया, सेल्फ असेस किया 90,000 अप्रैल में, बट फेल टू मेक द पेमेंट, पर पेमेंट नहीं किया। सब्सिक्वेंटली डिपार्टमेंट जो है प्रोसीडिंग्स स्टार्ट किया रिकवरी ऑफ पेनल्टी के लिए, और फेलियर टू पे जीएसटी और सोकॉज नोटिस इशू किया गया 10 अगस्त तक। Anant and company deposited the tax along with interest on 25th August and informed the department on the same day. Department is contending that he is liable to pay a penalty of 45,000, that is 50% under the CGST Act. Examine the correctness of stand taken by department. इसको हम लोग एक बार इसमें ओपन कर लेते हैं, एक सेकेंड बस। तो इसमें अपना क्या है, अप्रैल मंथ का था, सेल्फ एसेस टैक्स था। सेल्फ एसेस टैक्स में हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर सेल्फ एसेस टैक्स या अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स अगर हम लोग जमा नहीं कराते हैं तो 10% ऑफ टैक्स ड्यू, तो सेल्फ एसेस टैक्स में अगर हम लोग टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं तो 10% ऑफ टैक्स ड्यू और रुपीज 10,000 विच एवर इज हायर, ये हमें जमा कराना इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम। मतलब अगर हम तुरंत भी करा देते हैं फिर भी लगेगा। इसको नॉन फ्रॉड केस के तरह दिया गया है, पर नॉन फ्रॉड केस में जो 60 डेज के अंदर अंदर में हमको 0% पेनल्टी देके हम रिड्यूस पेनल्टी का बेनिफिट है वो बस यहाँ पे नहीं मिलता है। बाकी अगर खुद से ये मैसेज कर लिए हैं तो ये नॉन फ्रॉड ही है, फ्रॉड तो है नहीं। अब आगे हम लोग देखते हैं। बट फेल टू ईयर सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ, इसके लिए सेक्शन 74A में सोकॉज नोटिस इशू किया गया 10th ऑफ अगस्त को और 25 अगस्त को। तो 10th अगस्त नॉन फ्रॉड केस में सोकॉज नोटिस इशू किया गया। विद इन 30 डेज हमने पेमेंट 25th अगस्त को पेमेंट कर दिया। 25th अगस्त को पेमेंट हो गया तो विद इन 30 डेज नॉन फ्रॉड केस में नहीं लगना चाहिए पेनल्टी। बट यहाँ स्पेसिफिक प्रोविजन है सेल्फ असेस टैक्स का नॉन पेमेंट के केस में कि आपको 10% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 विच एवर इज हायर लगेगा। तो सीजीएसटी का था 10% ऑफ ₹90,000 और ₹10,000, तो 9,000 और 10,000 विच एवर इज हायर, तो 10,000 रुपया का यहाँ पे आपको पेनल्टी लगेगा। डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आपको 50% पेनल्टी लगेगा, ये तो गलत ही है, ये तो कहीं से भी नहीं लगेगा।
50% का पेनल्टी तो कभी नहीं लगेगा, यहाँ फ्रॉड केस में भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, ICI स्टडी मटेरियल। Arnav Enterprises, a registered supplier in मध्य प्रदेश, has duly filed his monthly return। मंथली रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 24-25 का उन्होंने भर दिया, पर अगस्त 25 में जब वो रिटर्न को देख रहे थे, प्रॉपर ऑफिसर जब स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स कर रहे थे, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स में जो पर्टिकुलर्स गया उसको प्रॉपर ऑफिसर वेरीफाई करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के टाइम पे प्रॉपर ऑफिसर देखे कि एक शॉर्ट पेमेंट ऑफ CGST एंड SGST है 4,60,000 रुपए का, अक्टूबर 24 का, अक्टूबर 24-25 में ही आता है, उसमें 4,60,000 ऑन अकाउंट ऑफ बोनाफाइड एरर। बोनाफाइड एरर है मतलब ये है कि यहाँ पे केस है नॉन फ्रॉड का, नॉन फ्रॉड केस है, बोनाफाइड एरर है। बिफोर इशुएंस ऑफ सोकॉज नोटिस इशू करने से पहले, चूंकि स्क्रूटनी के टाइम पे ही पता चल गया था, तो अर्नव एंटरप्राइज जो है 1,00,000 रुपए का टैक्स जमा करा दिया, तो 4,60,000 में से 1,00,000 रुपए का टैक्स जमा करा दिया था बिफोर नोटिस, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन असर्टेनमेंट, इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ जमा करा दिया था। अगर एप्लीकेबल है तो नहीं है तो नहीं कराया होगा। और 15 सितंबर 2025 को और इतना 15 सितंबर 2025 को जमा करा दिया और इन्फॉर्म कर दिया प्रॉपर ऑफिसर को। सबसे पहला क्वेश्चन है, ascertain the last date by which so cause notice can be issued by the proper officer for the amount of tax not paid। सबसे पहला आता है, सबसे फर्स्ट है कि लास्ट डेट क्या होगा। लास्ट डेट क्या होगा? लास्ट डेट होगा 42 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। 42 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। अक्टूबर 24 का केस था, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। 42 months from due date of annual return of FY 24-25 to 42 months from 31 दिसंबर 2025 से 3.5 साल 26, 27, 28, 30 जून 2029। पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन इसमें आएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। नेक्स्ट है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इफ एनी। कोई भी पेनल्टी अगर इस 1,00,000 रुपए पे, तो जो अर्नव एंटरप्राइजेज ने सोकॉज नोटिस से पहले, सोकॉज नोटिस इशू होने के पहले जो 1,00,000 रुपए पे कर दिया था, इस पे कोई इंटरेस्ट देना, इस पे कोई पेनल्टी देना है कि नहीं, इंटरेस्ट के साथ उन्होंने जमा करा दिया था 15 सितंबर को। तो नॉन फ्रॉड केस में सोकॉज नोटिस के 60 डेज के अंदर अंदर तक कोई पेनल्टी नहीं लगता है, तो बिफोर सोकॉज है तो नो पेनल्टी। एज्यूमिंग दैट द ऑफिसर डिसाइड्स टू, अब एज्यूम करो कि ऑफिसर जो है सोकॉज नोटिस इशू करने के लिए वो डिसाइड कर रहे हैं 10 अक्टूबर 2025 को, तो कौन से अमाउंट के लिए वो सोकॉज नोटिस इशू करेंगे। तो सोकॉज नोटिस कौन से अमाउंट के लिए करेंगे? 4,60,000 का टोटल डिमांड था, 4,60,000 में 1,00,000 रुपए सोकॉज से पहले ही जमा हो गया, तो कौन से अमाउंट के लिए होगा? 3,60,000। अब ascertain the last date by which the proper officer should issue order under section 74A। तो सो कॉज नोटिस का अगर ये डेट है तो इससे 1 साल और ले लीजिए, तो 10 अक्टूबर 2026 तक आप करेंगे। 10 अक्टूबर 2026 तक आप ऑर्डर इशू कर सकते हैं। तीनों केस सॉल्व हो गया, बहुत इजी था। अब कह रहा है इन कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 3, अगर वो 10 अक्टूबर को करने का सोच रहे हैं फॉर द अमाउंट डिसाइडेड टू पे, हाँ 10 अक्टूबर को अगर सो कॉस्ट नोटिस 3,60,000 रुपए के लिए किया गया और 5 दिसंबर 2025 तक अर्नव एंटरप्राइजेस जो है डिसाइड कर लिया कि अब 5 दिसंबर को पे कर देना है, तो कितना पेनल्टी लगेगा। तो 10 अक्टूबर 2025 को 10 अक्टूबर 2025 को सो कॉस्ट नोटिस हुआ और 5 दिसंबर पेमेंट हो गया,
तो नॉन फ्रॉड केस में अगर सो कॉज के विद इन 60 डेज होता है तो 0% पेनल्टी, मतलब नो पेनल्टी लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। तो इस केस में चूंकि 10 अक्टूबर से 5 दिसंबर विद इन 60 डेज ही है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन चूंकि बहुत इजी था इसलिए नीचे आपको बता दिया कि इन ईच ऑफ द अबव केसेस विल योर आंसर बी डिफरेंट। अगर ये फ्रॉड के कारण रहता तो अदर केस सेम है। तो पहला केस में सोकॉज नोटिस कब तक इशू कर देना है, तो फ्रॉड केस रहे नॉन फ्रॉड केस रहे, इसमें आपको कोई डिफरेंस तो बताया नहीं गया है, तो ये सेम होगा। अब है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इफ पेमेंट अगर सोकॉज से पहले हो जाता है। तो पेमेंट अगर सोकॉज से पहले हो जाता है, यहाँ हम लोग देखे हैं कि पेमेंट अगर सोकॉज से पहले हो जाता है तो भी यहाँ पे 15% हम लोग को पेनल्टी तो देना ही देना है। इस केस में फ्रॉड के केस में तो 15% ऑफ 1 लाख देना पड़ता। नेक्स्ट आता है हम लोग का कि प्रॉपर ऑफिसर कब तक ऑर्डर कर सकता है, तो उस दिन तक ही ऑर्डर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 3,60,000 के लिए ही यहाँ पे शोकॉज किया जाएगा और ऑर्डर उस दिन तक हो सकता है। इन कंटिन्यूएशन अगर वो डिसाइड करते हैं कि 5 दिसंबर तक देना है तो शोकॉज के 60 डेज के अंदर अंदर अगर देना है तो यहाँ पे 25% पेनल्टी इस केस में लगेगा, चौथा केस में। तो यही सिंपल था। अब रिकवरी से रिलेटेड एक प्रोविजन है जो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, बाकी बचा हुआ रिकवरी का प्रोविजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसके साथ ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो रिकवरी का एक छोटा सा प्रोविजन ये है कि पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। अगर टैक्स हम किसी कारणवश टैक्स नहीं दे पा रहे हैं एक साथ तो क्या इंस्टॉलमेंट अलाउ किया जाएगा। अभी जैसे ईएमआई कल्चर चला हुआ है तो इसमें क्या हमको टैक्स के केस में भी कोई ईएमआई का ऑप्शन है क्या, कि मतलब एक बार में अगर टैक्स नहीं दे पा रहे हैं तो धीरे धीरे करके कोई डिमांड बना उसका, धीरे धीरे करके हम लोग टैक्स का पेमेंट कर दें। तो उसी से रिलेटेड हम लोग अभी प्रोविजन देखने वाले हैं कि टैक्स पेयर के एप्लीकेशन के बाद टैक्स पेयर एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद कमिश्नर जो है उनको अलाउ कर सकते हैं टैक्स का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में, अदर देन सेल्फ एसेस लाइबिलिटी है। मतलब जीएसटीआर 3 R1 में दिखा के 3B में पे नहीं किया उसका इंस्टॉलमेंट नहीं होगा। इसके अलावा कोई टैक्स है, कोई डिमांड के अगेंस्ट में टैक्स पेबल है तो उसके अगेंस्ट में इंस्टॉलमेंट मिल सकता है। कितना इंस्टॉलमेंट मिल सकता है, 24 महीना का मंथली इंस्टॉलमेंट से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो 24 इंस्टॉलमेंट और मंथली रेस्ट पे होगा, हर महीना देना है, 24 महीना से ज्यादा का हमको इंस्टॉलमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा। इस कंडीशन पे किया जाएगा कि उसपे जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो आज ही हम दे दें। तो ईएमआई में भी यही होता है, इंटरेस्ट हम लोग हर महीना देते हैं, यहाँ इंटरेस्ट हमको अपफ्रंट ले लिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप इंटरेस्ट आज पे कर दीजिए और कमिश्नर आपको 24 महीना का, मैक्सिमम 24 महीना का मंथली इंस्टॉलमेंट आपको अलाउ कर देंगे टैक्स का पेमेंट करने के लिए, आप धीरे धीरे दे दीजिएगा। पर कोई भी मान लीजिए 3 महीना आपने पे किया, चौथा महीना आपने पे ही नहीं किया, तो चौथा महीना जब पे नहीं किया, 3 महीना का आपका पे किया हुआ है, अगर 24 इंस्टॉलमेंट फॉर एग्जाम्पल अलाउ हुआ है तो 3 महीना का हटा के 21 इंस्टॉलमेंट जो आपका ड्यू है वो सब आज के डेट में ही ड्यू हो जाएगा और वो आपसे रिकवरी किया जाएगा बिना कोई नोटिस के। नोटिस से ऑर्डर हो गया, ऑर्डर से आपको इंस्टॉलमेंट अलाउ किया गया, आप कितना नोटिस दिया जाएगा। तो अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो जिस दिन डिफॉल्ट करते हैं उसी दिन बाकी का सारा इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगा। कब आपको इंस्टॉलमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको इंस्टॉलमेंट तब अलाउ नहीं किया जाएगा जब आप ऑलरेडी कोई डिफॉल्ट किए हुए हैं पेमेंट का और उसका रिकवरी प्रोसेस ऑन है। आपको आप ऑलरेडी पेमेंट का डिफॉल्ट किए हुए हैं, जब आप डिफॉल्ट किए हुए हैं तो आपको फिर इंस्टॉलमेंट उसी को मिलता है जो भरोसेमंद आदमी है कि उससे धीरे धीरे पैसा ले लिया जाएगा। जब आप पे अब सरकार का भरोसा ही नहीं है तो आपको इंस्टॉलमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा। आप पहले भी कोशिश किए थे इंस्टॉलमेंट मांगने के लिए, उस टाइम अलाउ नहीं किया गया था, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आप किए थे तब आपको इंस्टॉलमेंट अलाउ नहीं किया गया, तो अभी भी नहीं किया जाएगा। 25,000 से कम का अगर आपका अमाउंट है तो आपको इंस्टॉलमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा। 25,000 छोटा अमाउंट है, आप एक बार में पे करके खत्म कर दीजिए। जब जीएसटी का बात हो रहा है, टैक्स का बात हो रहा है, तो 25,000 बहुत छोटा अमाउंट है, इसमें आपको इंस्टॉलमेंट क्या ही अलाउ किया जाएगा। तो 3 केस में आपको पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा। पहला, आपने ऑलरेडी कोई डिफॉल्ट किया है जिसका रिकवरी प्रोसेस ऑन है। सेकंड केस है कि आपको पिछले साल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पहले के साल में आपको अलाउ नहीं किया गया इंस्टॉलमेंट में पे करना, तो अभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा। और 25,000 से कम के अमाउंट के लिए आप इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी चाह रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन। तो नेक्स्ट इसके साथ हम लोग डिमांड और रिकवरी थोड़ा
कुछ पोर्शन पढ़ लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिमांड्स एंड रिकवरी को पूरा खत्म कर देंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू।